फोकस देख लो ना, आ रहा है ना, ब्लर नहीं है ना। चलो अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पेज नंबर 35। चलो ध्यान दो। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है, पेज नंबर 35 ऑनवर्ड्स। पहले यहीं पे देख लो, अभी बुक में ऐसा कुछ खास काम नहीं, इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखो, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम की हम बात कर रहे थे, जो टोटल इनकम में हम कंप्यूट करते हैं, तो वन ऑफ देम इज हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शंस का जो ब्लॉक है वो 22 से स्टार्ट हो रहा है और 27 तक जाएगा, और बड़ा रेलेवेंट सा है बिकॉज यहाँ पे जो फोकस है अपना वो रेंटल इनकम पे। तो कोई भी पर्टिकुलर केस में अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है और आप रेंट अर्न कर रहे हो, तो वो रेंटल इनकम इस कैटेगरी में टैक्सेबल होगी। अब थोड़ा सा ना, ये जो नाम रखा है ना, इससे कंफ्यूजन हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो हाउस प्रॉपर्टी, तो अपने माइंड में क्या आता है कि भाई रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस तक ये एक्ट या ये जो टॉपिक है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लेट आउट करते हो ना, तो उससे आने वाला जो रेंटल इनकम है वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होगा। सो इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड कि भाई रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस रेंट पे दे रहे हैं तो एचपी या अदरवाइज दे रहे हैं तो पीजीबीपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा यहाँ पे एचपी में ही कवर होता है। सबसे पहला पॉइंट अपने को ये माइंड में क्लियर रखना, ठीक है। अब जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए सेक्शन नंबर 22 से 27, उसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 22 की। इसके लिए टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो क्योंकि अभी हम सारे हेड्स में से पहला हेड पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको स्टार्टिंग में मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सेक्शन 27 चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है इट इज लाइक अ डेफिनेशन। देखो, आपके माइंड में एज एन असेसी एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी और कौन सी इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर उसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो रिटर्न फाइलिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है 22, ये चीज को डिफाइन कर देता है कि व्हाट काइंड ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड एंड अदरवाइज, ठीक है, पहले क्लैरिफाई कर देता है। तो इसमें जो कुछ भी बोला है स्पेसिफिक एज इट इज हम यूज करेंगे और उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी यहाँ पे आने वाली है। अभी मैं आपको चार्जिंग सेक्शन की टर्म समझाऊंगा, तो अपने आप आपको एट द एंड ऑफ द सेक्शन ये क्लैरिटी होगी कि मुझे अच्छे से पता है कि भाई कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल है और कौन सी नहीं, उसमें 1% भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे अपने इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें ऐसा बोला, चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी या चार्ज ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एक टर्म यूज किया, एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ये एनुअल वैल्यू एग्जैक्टली क्या है वो ध्यान से समझने वाली चीज है। देखो, रेंटल इनकम वाले केस में ना, डिपार्टमेंट जब भी ये प्रोविजंस बनाए, गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, कोई भी इनकम हो, रेंटल इनकम हो या अदरवाइज, उनको ये डाउट हमेशा रहता है कि लोग टैक्स की चोरी करने की कोशिश करेंगे, तो हमें उसको भी तो रोकना है। तो लॉज में लूप होल्स नहीं छोड़ना है, लॉ ऐसा बनाना है कि आपको जो जेन्युइनली टैक्स पे करना है वो करना ही पड़े, और आप उसको इवेड करने का या चोरी करने का कोई रास्ता ना निकाल लो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल बन सकता था जिसको यहाँ पे इस टर्म के थ्रू उन्होंने रोका। देखो, रेंटल इनकम में वो ऐसा बोल सकते थे ना कि आपने जितनी रेंटल इनकम एक्चुअल में अर्न की उस पर टैक्स पे करना है। सिंपल तो भाषा यही होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने बोला इनकम टैक्स विल बी चार्जेबल ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट द एक्चुअल रेंट कलेक्टेड ऑन द प्रॉपर्टी। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है वो समझो। देखो, अगर ये प्रीमाइसिस है, मुझे आपको लेट आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑन पेपर दिखाऊंगा ही नहीं कि मैंने आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दी है। मैं आपसे सारा रेंट है ना कैश में ले लूंगा और बोलूंगा प्रीमाइसिस बंद पड़ी है। समझ आ रहा है? तो इस हिसाब से मेरी वो सारी इनकम ब्लैक की इनकम हो गई, जिस पर डिपार्टमेंट को 1 रुपए का टैक्स नहीं मिला। कौन रोज चेक करने आएगा? हजारों करोड़ों दुकानें होंगी पूरे देश में, हर कोई जाके इतने प्रॉपर्टीज होंगी, कौन जाके सर्वे करेगा कितनी प्रॉपर्टीज में कोई टेनेंट है, कितने में नहीं है, किसमें ओनर खुद यूज कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी बंद पड़ी है। कितने लोग प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेते हैं कि भाई खरीद के रख दिए, किराए पे नहीं चढ़ाने, तो किराएदार को रखो, खाली करवाओ, ढूंढो, प्रॉपर्टी डैमेज हो उसका मेंटेनेंस करो, नहीं करना है। सबका अलग अलग लॉजिक है। तो ऐसी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रेंट पे है और कौन सी नहीं। और रेंट का अमाउंट अगर मैं कैश में ले लूँ तो कभी डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टी लेट आउट की हुई है। इस चीज का एक परमानेंट सॉल्यूशन चार्जिंग सेक्शन में निकाल दिया। बोले हम एक्चुअल रेंट को टैक्सेबल कर ही नहीं रहे, हम टैक्स किस पे लगा रहे हैं, ऑन द पोटेंशियल ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये प्रीमाइसेस कितना किराया कमा के दे सकती है वो टैक्सेबल है, कितना कमा के देती है उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ पड़ रहा? तो अगर आप ये बोलते हो कि प्रॉपर्टी रेंट पे दे देंगे, कैश में रेंट ले लेंगे, पता नहीं चलेगा,
डिपार्टमेंट बोलेगा ये प्रॉपर्टी इस एरिया में इतनी लोकेलिटी में स्क्वायर फुट की है, इसका कम से कम इतना किराया तो बनता ही होगा। तो अगर आपने इस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हो, नहीं दिया हो, किराया कैश में लिया हो, चेक से लिया, हमें फर्क नहीं पड़ता है, मिनिमम इतनी इनकम तो आपकी इस प्रॉपर्टी से हो रही होगी, ऐसा हम मान लेंगे। तो इसलिए टर्म क्या यूज किया, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू का मतलब पोटेंशियल, नॉट द एक्चुअल रेंट। अब अगर आपने एक्चुअल रेंट चार्ज किया है और शो किया है तो ठीक है, इससे ज्यादा ही दिखाया होगा तो ठीक है, इससे कम दिखाया होगा तो वो अपने हिसाब से एनुअल वैल्यू के ऊपर आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगा सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, इससे सारे लूप होल्स इन्होंने खत्म कर दिए। अगर ये नहीं होता ना तो रेंटल इनकम पे टैक्स निकलवाना गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती। आया समझ में क्लियर? तो ये पहला टर्म है चार्जिंग सेक्शन में यूज किया कि भाई प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स चार्ज किया जाता है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें दो चीजें होनी चाहिए, या पहला टर्म जो है उसमें बिल्डिंग का होना जरूरी है। बिल्डिंग के साथ साथ अगर लैंड अटैच्ड है तो चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि ओनली वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड अगर आप लेट आउट करते हो तो वो इसमें कवर नहीं होता है। मेरा बोलने का मतलब सिंपल टर्म्स में ये है। तो जो प्रॉपर्टी आप लेट आउट कर रहे हो उसमें कंस्ट्रक्टेड पोर्शन तो होना ही चाहिए, बिल्डिंग का होना जरूरी है। बिल्डिंग के साथ साथ अगर जमीन है, जैसे आजू बाजू कोई प्लॉट है या फिर पार्किंग एरिया है, गार्डन एरिया है, ओपन स्पेस है, वो ठीक है। लेकिन सिर्फ लैंड है, प्लॉट ऑफ लैंड, वेकेंट जमीन है और उसको लेट आउट करते हैं तो वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही, मतलब एचपी में कवर नहीं होगी। तो फिर बोले सर मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, मैंने किराए पे दे रखा है, उससे रेंटल इनकम आ रही है, उसको कहाँ टैक्सेबल करूँ? उसके लिए अपने पास दूसरा हेड ऑफ इनकम है, दैट इज अदर सोर्सेस। या फिर अगर आपका ये बिजनेस ही है तो पीजीबीपी वाला भी तो ऑप्शन बचता है, बट एचपी में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो एचपी में प्रॉपर्टी टैक्सेबल तभी होगी जब उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टेड पोर्शन हो, अदरवाइज नॉट। ये पॉइंट हो गया। तीसरी एक कंडीशन ये बोली है, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप जिस घर में रहते हो, आपका खुद का फ्लैट है, सपोज आपका परचेज है और आप उस घर में रह रहे हो विद फैमिली, आप उस प्रीमाइसिस को यूज कर रहे हो। डिपार्टमेंट क्या बोलता है, बोले इस प्रीमाइसिस पे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएंगे। तो आपने बोला क्यों ऐसा? बोले ये घर कितना है, तो मतलब एरिया वाइज तो आपने बोला 3 BHK है, कितना स्क्वायर फुट है? बोले 2000 स्क्वायर फुट है। बोले 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट 3 BHK का अगर आप वेसू एरिया में रहते हो सपोज, और वहाँ पे अगर लेट आउट करते हो ना, कम से कम 40,000 रुपये किराया आता है विद फर्नीचर। तो बोले अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते तो एनुअल वैल्यू हम काउंट कर सकते थे ना 40,000 पर मंथ के हिसाब से, तो भाई इतनी आपकी रेंटल इनकम हम मानेंगे और इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बात लॉजिकल नहीं है क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हो। अगर एक प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हो उसको किराए पे दे दोगे तो आप खुद कहाँ रहोगे? सीधी बात है। तो उसकी एनुअल वैल्यू कुछ नहीं हो सकती, दैट इज जीरो। तो जो प्रीमाइसिस एक असेसी, एक ओनर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है, उस प्रीमाइसिस को साइमल्टेनियसली लेट आउट कैसे कर सकता है? तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं बना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आप खुद अपने घर के रहने के लिए यूज कर रहे हो ना, उसकी पोटेंशियल नहीं है रेंट कमा के देने की, ये सिंपल बात है। तो उसके ऊपर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं आ सकता। समझ आया? लेकिन आपके पास 10 प्रॉपर्टी है, 10 फ्लैट खरीद रखे हैं आपने, सबको दिखाओगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, लिमिट होगी ना। तो एक फ्लैट दिखा सकते हो कि भाई मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, बाकी के 9 वो किराए पे दे दो। नहीं दिए तो हम मान लेंगे कि आपने किराए पे दिया हुआ है। डीम्ड लेट आउट करके एक टर्म आता है, वो भी यूज हो सकता है। तो उस तरीके के लॉजिक को यहाँ पे बताया उन्होंने कि एक प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करो। अच्छा, फिर इसमें अमेंडमेंट किया, आज की डेट में हम 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो। ये अमेंडमेंट आया था कोविड के बाद, तो उस पर भी अपने बात करेंगे, वो आगे जब पॉइंट आएगा तब बताऊंगा। बट अभी बेसिक बात समझ लो कि भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो क्लेम कर रहे हो, जिसमें आप रहते हो, उसकी कोई पोटेंशियल नहीं होती रेंट कमा के देने की, क्योंकि वो यूज हो रही है। सेम चीज दूसरे पॉइंट में अगर मैं ऐड करूं तो कमर्शियल प्रीमाइसिस के केस में भी हो सकता है। अब जैसे ये क्लासरूम है, ठीक है, तो ये कमर्शियल शॉप है। अब मैं यहाँ पे खुद अपना प्रोफेशन चला रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी से मैं कमा रहा हूँ और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ अंडर पीजीबीपी, मेरी प्रोफेशनल इनकम तो आ ही रही है। अब ऑफिसर क्या बोल रहा है, बोले ये प्रीमाइसिस अगर आप लेट आउट करते ना, कम से कम 50,000 रुपये तो किराया आता, तो हम मानेंगे डीम्ड लेट आउट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे भाई मैं 50,000 रुपये में इसको लेट आउट कर दूंगा तो मैं अपना काम कहाँ करूंगा? बोले वो हमें नहीं पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी प्रीमाइसिस रेंट पे लेनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो अननेसेसरी का ये पंगा क्यों क्रिएट करना? तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो और उससे आप इनकम अर्न कर ही रहे हो, तो उसकी एनुअल वैल्यू या पोटेंशियल वैल्यू नहीं होगी कि रेंट कमा के दे सके। तो उसमें भी आपका कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं आने वाला। आइए बात समझ में। तो चार्जिंग सेक्शन में सारे पॉइंट्स क्लियर किए। एक तो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है, दूसरा प्रॉपर्टी में बिल्डिंग के साथ साथ लैंड हो तो चलेगा, सिर्फ बिल्डिंग हो तो चलेगा, ओनली लैंड हो तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। आपका उस प्रॉपर्टी का ओनर होना जरूरी है। जो प्रॉपर्टी का मालिक है वही इसके ऊपर टैक्स भरेगा ना, टेनेंट थोड़ी ना टैक्स भरेगा। तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो आपकी होनी चाहिए। ये एक पॉइंट आ गया।
अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस तो उसकी कोई रेंटल इनकम नहीं हो सकती। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी खुद बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो उसकी कोई एनुअल वैल्यू नहीं हो सकती, तो उस पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये सारे पॉइंट्स सुन के आपके माइंड में क्लियर हो गया कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं? कोई कंफ्यूजन? रेंटल में सारी हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है, कमर्शियल प्रीमाइसेस आ सकती है, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस आ सकती है जिसमें बिल्डिंग एटलीस्ट इन्वॉल्व। सिर्फ लैंड होगी तो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में, या पीजीबीपी वाला एक ऑप्शन भी हो सकता है। प्रीमाइसेस का आपका ओनर होना नेसेसरी है और प्रीमाइसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी रेंटल इनकम नहीं हो सकती। तो ये चार्जिंग सेक्शन में डेफिनेशन दे दी, इसके बाहर कुछ नहीं, ये उसको ना बाउंड्री दे दी कि भाई ये लिमिट है, इसके बाहर कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो। लैंग्वेज में आप देख लो, फर्स्ट पेज पे है सेक्शन 22, चार्ज ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट देयरटू। अपॉर्चुनेंट का मतलब अटैच्ड विथ, ठीक है, बिल्डिंग के साथ साथ जमीन हो, ऑफ विच असेसी इज द ओनर, आपका ओनर होना जरूरी है, और वो प्रॉपर्टी खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है, तो फिर आप उसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करोगे। अब इसके साथ साथ कुछ केस लॉज के डिसीजंस दे रखे हैं जो जनरल नॉलेज के लिए है आपकी, समझ लो। सबसे पहले बोला द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड्स। आप अगर बिल्डिंग के मालिक हो तो जरूरी नहीं है कि जिस जमीन पे वो बिल्डिंग बनी है ना वो जमीन के मालिक भी आप हो। अब ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया? जमीन आपकी, बिल्डिंग मेरी, कल को आप बोले सर खाली करो, तो बिल्डिंग लेके कहाँ जाऊंगा? और बाजू वाले प्लॉट पे शिफ्ट कर लो, ये कैसे पॉसिबल है? बट आजकल ये भी पॉसिबल है, पता है, मूवेबल हाउसेस का कंसेप्ट जो है वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज में आर्किटेक्ट्स ने ट्राई किया है। तो जो हाउस है पूरा कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन आप उसको मूव कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। चाइना वालों ने काफी साल पहले शुरू किया था, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो वैसे ही कोई लिमिट नहीं है। चाइना वालों ने मूवेबल हाउसेस बनाए थे, कंस्ट्रक्टेड हाउस है, पूरा सीमेंट स्ट्रक्चर है, बट नीचे का जो बेस है ना वो मूवेबल है, तो आप अपना घर उठा के कहीं लेके जा सकते हो, कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। अब ऐसा कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में होता तो क्या होता? आज आप वेसू में रह रहे हो, कल पाल में रह रहे हो, ठीक है, कल कहीं और रह रहे हो, तो जहाँ अपना घर मूव करते रहो, शिफ्ट करते रहो, लोकेलिटी चेंज करते रहो, वैसा है। तो कुछ और भी कंट्रीज में उन्होंने इस तरीके की चीज ट्राई की है कि छोटे हाउसेज होंगे, यूनिट्स होंगे, लेकिन मूवेबल होंगे, तो आप उसको मूव कर सकते हो। मतलब वो अर्थ में अटैच किए हुए हैं, डायरेक्टली फाउंडेशन वो स्लैब भर के वहाँ बेस में से नहीं बनाया हुआ है, आप उसको मूव कर सकते हो। तो ऐसा भी कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि बिल्डिंग के मालिक आप हो, जमीन का मालिक कोई और हो सकता है। ये कब होगा? जब आपने जमीन लीज पे ले रखी हो। गवर्नमेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज लीज आउट करती है, सेल नहीं करती, और आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने कहीं इसके बारे में सुना हो। जैसे बहुत सारे रिजॉर्ट्स बनते हैं, होटल्स बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ओनर को जमीन बेचती नहीं है, बोलती है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम आपको ना लीज पे दे रहे हैं। अब लीज का मतलब क्या होता है? कुछ साल तक आपको लीज रेंट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको इन फ्यूचर मिलेगी। तो दो डॉक्यूमेंट अलग बनते हैं, एक लीज अग्रीमेंट बनता है फॉर द लैंड पोर्शन, और जो कंस्ट्रक्शन आप ऊपर करवाते हो ना उसके वो दस्तावेज या सेल डीड या जो बनती है वो अलग से बनती है। तो अगर आप मान लो कभी इन फ्यूचर जमीन खरीदो और उसके ऊपर अपना बंगलो बनाओ, तो देखना डॉक्यूमेंट दो बनेंगे, एक जमीन परचेज करने का पेपर अलग बनता है, और जो आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हो उसका रजिस्ट्री अलग होती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जिस जमीन पे आपने प्रॉपर्टी बनाई वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है, लेकिन जमीन आपकी नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अब डिस्प्यूटेड ओनरशिप वाले केस में तो ऐसा है कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है आपके और मेरे बीच में, और कोर्ट में हम लड़ रहे हैं कि ओनर कौन है। अब जब तक केस चलेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, इनफाइनाइट, कभी भी खत्म होगा पता नहीं है। अब ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी का जो ये रेंटल इनकम वाला पोर्शन है, डीम्ड, लेट आउट, एनुअल वैल्यू, उस पर टैक्स कौन पे करेगा? तो वैसे अपन दोनों क्लेम कर रहे हैं, आप बोलते हो प्रॉपर्टी आपकी है, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी मेरी है। फिर इनकम टैक्स वाला आया, बोले इस पे फिर टैक्स कौन भरेगा? मैंने बोला नहीं, टैक्स तो ये भरेंगे, ठीक है, टैक्स तो ये पे करेंगे, और आप बोलो नहीं टैक्स तो वो पे करेंगे। अभी केस का फैसला थोड़ी ना हुआ। बोले यार ये क्या बात हुई? जब क्लेम करनी है प्रॉपर्टी तो दोनों क्लेम कर रहे हो, टैक्स पे करने की बात है तो एक दूसरे पे डाल रहे हो, अब क्या करें? तो इस सिचुएशन में बोला कि डिस्प्यूटेड ओनरशिप के केस में असेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड कि टैक्स कौन पे करेगा जब तक केस खत्म नहीं हो जाता। या तो दोनों से आधा आधा पे करवाएगा, या किसी एक पार्टी से पे करवाएगा। अब जिस पार्टी ने इतने साल तक टैक्स पे किया वो पार्टी लास्ट में केस हार गई और प्रॉपर्टी सामने किसी और को मिल गई, तो अभी सिचुएशन में फिर हिसाब कैसे करेंगे? तो कोर्ट वो ऑर्डर में क्लैरिफाई कर देता है कि अगर लूजिंग पार्टी ने टैक्सेस पे किए हैं तो विनिंग पार्टी रीइंबर्स करेगी या कॉम्पनसेट करेगी, और कॉम्पनसेशन विद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि इतने साल से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, उन पैसों पे ब्याज का नुकसान भी तो हो गया, तो आप मुझे वो साथ में पैसा पे करोगे, एंड देन मैटर जो है टोटली सेटल हो जाएगा। तो डिस्प्यूटेड ओनरशिप में डिसीजन कौन लेगा? असेसिंग ऑफिसर डिसीजन लेगा, ये बोला हुआ। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द असेसी इन हिज
पार्टनरशिप फर्म इज नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, ये इम्प्लाइड हो गया। मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मेरा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में चल रहा है और ये प्रीमाइसेस सपोज मेरे इंडिविजुअल नेम पे और मैं इस प्रोफेशन के लिए जगह यूज कर रहा हूँ तो चलेगा ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बिजनेस के लिए तो यूज हो रही है, पार्टनरशिप फर्म में मैं खुद पार्टनर हूँ और पीजीबीपी में मैं टैक्स पे कर ही रहा हूँ, तो इस प्रॉपर्टी को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ ऐसा ही माना जाएगा और इस पे कोई डीम्ड इनकम वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी चार्ज इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम इफ इट इज इंसिडेंटल विद द बिजनेस इनकम। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि मैंने फैक्ट्री सेटअप की थोड़ा रिमोट लोकेशन पे, सिटी से बाहर, और उस लोकेशन पे वर्कर्स का डेली आना जाना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं, तो मैंने क्या किया, वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनवा दिए, एम्प्लॉयज के लिए फ्लैट्स बनवा दिए, ताकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रह सके, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब मैं जब ये बिल्डिंग अलग से बनवा रहा हूँ कि रहने के लिए क्वार्टर्स बनवा रहा हूँ, तो उसका मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा, सारा खर्चा मैं क्यों करूंगा, वर्कर कहीं और भी तो रहेगा तो रेंट तो पे करेगा ना, तो मैं उसे नॉमिनल रेंट चार्ज कर रहा हूँ एक्सपेंसेस कवर करने के लिए और थोड़ा बहुत मार्जिन के हिसाब से। अब ये रेंटल इनकम जो मेरी हो रही है ना, दिस इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, दिस इज पीजीबीपी इनकम। अब ये कोर्ट के केस में फैसला हुआ, कोर्ट ने बोला कि यार ये इसमें ऐसा है ना कि जो कंपनी का ओनर है उसने वो फ्लैट्स रेंटल इनकम अर्न करने के लिए नहीं बनवाए, उसका इंटेंशन है अपने स्टाफ को अकोमोडेशन प्रोवाइड करना फैक्ट्री के साथ साथ, उस इंटेंशन से बनवाए। तो वो जो रेंटल इनकम है ना, उसका सोर्स एक्चुअली उसकी फैक्ट्री है, उसका बिजनेस है, जिस वजह से बात यहाँ तक आई है, तो बोला वो रेंटल इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगी, और कोर्ट के डिसीजन को फिर आगे इस तरीके से फॉलो किया। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन नंबर 23। अब थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से अपने बात करेंगे, हमने बेसिक समझ लिया है। जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है एनुअल वैल्यू, मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है सेक्शन 23 में कि एनुअल वैल्यू गिनते कैसे, आप समझ लो। 3 स्टेप्स में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें बोला फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट, फिर है स्टेप नंबर 2, इसमें बोल रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और लास्ट में आएगा स्टेप नंबर 3, इट इज एनुअल वैल्यू। इसको नेट एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं या एनुअल वैल्यू बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी टर्म चलेगा। अब एक एक करके समझ लेते हैं सबका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड रेंट से। देखो एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पे कौन रख रहा है, डिपार्टमेंट। अब ये जो प्रीमाइसेस है, एग्जांपल ये ले लेते हैं, अब ये शॉप है, गोरदो रोड प्राइम लोकेशन है, इतना इतना स्क्वायर फुट का एरिया है, इस फ्लोर पे शॉप है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो एक एवरेज तो होता है कि यार इस प्रीमाइसेस को किराए पे चढ़ाएंगे तो इतना किराया तो आ ही जाएगा, उस टाइप की कैलकुलेशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये चीज डिसाइड कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट डिसाइड कर रहा है कि भाई देखो एज अ डिपार्टमेंट हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आप इस प्रीमाइसेस से इतना किराया तो कमा ही सकते हो। बट फिर ये चीज को भी रैंडमली छोड़ दिया तो ऑफिसर तो कोई भी अमाउंट कोट करेगा, बोले यार आप कुछ भी बोलो, यहाँ आके एक्चुअल में रेंट पे तो इतना रेंट आता नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिक्स रूल्स बना दिए। इसके अंदर 3 कैटेगरी बोली, एक बोला है म्यूनिसिपल वैल्यू, एक बोला फेयर रेंट, और तीसरा टर्म है स्टैंडर्ड रेंट। या मैं इसको अल्फाबेटिकल लिख देता हूँ, याद करने में ईजी रहेगा। फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। अब देखो ये फेयर रेंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। फेयर रेंट मतलब वो जो मार्केट डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई पे। अब अगर आप ये प्रीमाइसेस किराए पे लेने आए, अब मैं तो कुछ भी XYZ किराया कोट करूंगा, ज़्यादा ही कोट करूंगा, तो आप क्या करोगे, आजू बाजू वालों से पूछ लोगे यार यहाँ पे क्या रेंट चलता है, नीचे शॉप वाले से पूछ लिया कि यार किराया कितना चलता है यहाँ पे, एक अप्रॉक्स आइडिया दे दो तो थोड़ा बार्गेनिंग करने में समझ में आए। तो जो रेंट डिमांड सप्लाई पे मार्केट डिसाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज फेयर रेंट। ठीक है, सिंपल टर्म हो गया। दूसरा जो बोला म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू डिसाइड करती है अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन SMC, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स आता है, वेरा बिल जिसको बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, वो एक कैलकुलेशन के बेस पे आता है कि इतने स्क्वायर फुट की जगह इस एरिया में है ना, तो इसकी वैल्यूएशन इतनी बनती है और उसका इतना परसेंटेज हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स चार्ज करेंगे। तो जो रेंट का अमाउंट या जो बेस अपनी SMC डिसाइड करती है उसको हम बोलेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, उसी के ऊपर आपको ये म्यूनिसिपल टैक्स पे करना होता है। और तीसरा जो है स्टैंडर्ड रेंट, इसके लिए एक है रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया, 1963 का एक्ट है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस दे रखे हैं जिसके बेस पे स्टैंडर्ड रेंट निकाला जाता है। समझ आए? तो ये 3 टर्म्स हो गए, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों में से विच एवर इज हायर ये सिलेक्ट होता है। जो सिलेक्ट हुआ वो कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ
और इनमें से सिलेक्ट होगा विच एवर इज लोअर। फाइनली हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड रेंट। मैंने इसलिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात बोली। ये जो 3 टर्म्स है, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन, बोले यार कौन से 2 कंपेयर करने थे पहले, कौन से बाद में, समझ नहीं आ रहा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लो। फेयर रेंट पहले आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू बाद में, स्टैंडर्ड रेंट तीसरा। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, जो सिलेक्ट हुआ कंपेयरिंग विद दिस विच एवर इज लोअर, फाइनली जो अमाउंट आया उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई ये नंबर आया है, सपोज इस प्रीमाइसिस के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई मंथली कम से कम 30,000 रुपीज और एनुअली आप गिन लो 3,60,000। बोला कम से कम 30,000 रुपये महीना तो ये प्रॉपर्टी कमा के दे सकती है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं। समझ आए? तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट, कैसे कैलकुलेट करना है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे कंपैरिजन होगा एक्चुअल रेंट वर्सेस एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है नहीं हो रही है यहाँ पे पता चलेगा। अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई हमारी ये कैलकुलेशन के हिसाब से महीने का 30,000 रुपये रेंट जो है वो आना ही चाहिए। अब मैंने ये प्रीमाइसिस आपको लेट आउट की और मैंने आपसे चार्ज किया मंथली 35,000। बोलो अब कोई प्रॉब्लम? तो टैक्स कितने पे भरूंगा फिर, 30,000 के हिसाब से भरूँ या 35? एक्चुअल 35 चार्ज कर रहा हूँ तो डिपार्टमेंट तो खुश है ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है। 30,000 बोला था, उससे ज्यादा ही लेट आउट किया, वो लोग तो बहुत खुश है, बोले नहीं अच्छा है 35,000 आप दिखाओ रेंट और इसके ऊपर टैक्स पे करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन सिचुएशन अदरवाइज हो सकती है, इसलिए इतनी सारी मेहनत हम कर रहे हैं। मान लो एक्चुअल रेंट 35,000 के बदले 27,500 चार्ज किया मैंने, बोलो अब क्या होगा, कितने पे लगेगा टैक्स? 30। समझ आ गया? तो इन दोनों में से कम एक्सपेक्टेड रेंट जितना तो आपको इनकम शो करनी पड़ेगी, इससे कम रेट पे लेट आउट करोगे तो चलेगा नहीं। आया समझ में? तो ये 2 इंस्टेंसेस हो गए। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बता रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे वेकेंसी। ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, वेकेंसी। आप बाहर निकलो, ये फ्लोर पे घूम के आओ, आपको जितने शटर खुले नहीं उससे ज्यादा बंद दिखेंगे। बहुत सारी प्रीमाइस है, टॉप फ्लोर है खाली पड़ी है। अब मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉप फ्लोर उल्टा मेरे लिए अच्छा है, तो टॉप फ्लोर का रेंट कम होता है। और यहाँ कैसे मेरा रिटेल का काम नहीं है कि आप कस्टमर दुकान देखते देखते आ रहा है कि चलते फिरते अच्छा CS पढ़ा रहे चलो बैठ जाता हूँ, एक लेक्चर अटेंड करके देखता हूँ, अच्छा लगा तो हर रोज आऊंगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो अब आप पढ़ने आ रहे हो तो आप रेगुलर आने वाले हो, और वो माउथ पब्लिसिटी वाला केस हो गया, तो मुझे मेरा वो रिटेल का काम नहीं है। लेकिन आप बाकी देखोगे जो रिटेल वाले हैं वो सारे ग्राउंड फ्लोर, मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर, रिटेल वाला सेकंड फ्लोर तक आएगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर खुद नहीं आने वाला सेकंड फ्लोर तक, तो उसको चाहिए कि विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से वो अपनी प्रीमाइसिस जो है यूज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो कोई बैकएंड ऑफिस वाला होगा, या जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ तो ये होगा, बाकी की सारी शॉप्स बंद पड़ी है। अब जो प्रीमाइसिस बंद पड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ वेकेंसी। अच्छा ऐसा भी तो होता है कि कोई प्रीमाइसिस पूरे 12 महीने लेट आउट नहीं हुई, कुछ मंथ्स के लिए टेनेंट था फिर चला गया। उल्टा भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग के ईयर में दुकान खाली पड़ी थी, इन बिटवीन कोई टेनेंट आया और बाकी के मंथ्स उसने कंटिन्यू किया, तो वेकेंसी वाला इशू आ सकता है। अब उसको कैसे डील करें, उसमें फिर पूरे साल का रेंट उतना तो कलेक्ट होगा नहीं जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। अब मैं यहाँ पे एनुअल बेसिस पे बात करता हूँ तो आपको वो चीज ज्यादा रिलेट होगी, कैसे कैलकुलेट करना है। अपन ने अभी कैलकुलेशन देखा 30,000 पर मंथ, तो उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रेंट है एनुअली वो बन रहा है 3,60,000, ये एनुअल बेसिस पे हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट की और मेरा एक्चुअल रेंट जो कलेक्ट हुआ इट इज 3 लाख रुपीज, ये मान लेते हैं 3 लाख रुपए कलेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे थी वैकेंसी, और वैकेंसी का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं। 3 महीने दुकान खाली पड़ी रही और बाकी जितने मंथ्स थे 9 मंथ्स उसमें शॉप लेट आउट थी, और उसमें रेंट कितना कलेक्ट हुआ एक्चुअल में 3 लाख रुपए। अब देखो जब कंपैरिजन होगा ना फर्स्ट इंस्टेंस में तो क्या लगेगा, ये तो कम है, AR इज लेस देन ER, तो टैक्सेबिलिटी तो फिर इसके ऊपर होनी चाहिए, यही लगेगा। लेकिन क्या ये रियल प्रॉब्लम है, पहले वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लॉजिक ये बोलता है, इनका जो कंसेप्ट है, आपके इंटेंशंस देखे जाएंगे कि आपने कितने रेट पे लेट आउट किया। ध्यान से समझना है बात को, आपने जितना अमाउंट पे जिस रेट पे लेट आउट किया ना वो रेट इनफ होना चाहिए। अब बोले सर ये इंटेंशन कैसे पता चलेंगे, किसी की इंटेंशन जानना कितना डिफिकल्ट काम है, तुम्हें पता है? तो बोला नहीं, नंबर से पता चल जाएगा आपके इंटेंशंस क्या है। देखो आपने जो लेट आउट करके एक्चुअल रेंट कमाया कितना, 3 लाख रुपए, कितने महीनों का, 9 मंथ्स का। अगर आप इसी रेट पे पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट कर पाते और ये वैकेंसी वाला प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कितना रेंट कलेक्ट होता, उसको बोलेंगे एनुअल रेंट या एनुअलाइज रेंट। इसी रेट से आप गिन के देख लो, 3 लाख डिवाइड बाई 9 इंटू 12 कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। आया? अब आप डिपार्टमेंट को आर्ग्यूमेंट दोगे
कि बोले देखो मैंने ना जिस रेट पे लेट आउट किया ना मंथली रेंट, वो रेट गलत नहीं है। अगर इसी रेट से किराएदार पूरे 12 महीने जगह यूज करता तो मैं आपको कितना कमा के देता, 4 लाख रुपए, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। लेकिन ये जो गैप दिख रहा है, जो प्रॉब्लम हुई, किस वजह से हुआ? वैकेंसी की वजह से। तो क्या गलती मेरी है? मैंने तो भाई पूरे साल के लिए टेनेंट ढूंढ रहा था, बोर्ड लगा के रखा था प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट, अब टेनेंट आया नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इस सिचुएशन में जो वैकेंसी की वजह से प्रॉब्लम आया है उसमें गलती एसएससी की नहीं है। अब वहां पे रूल ये बोलता है कि ऐसे केस में जो जीएवी बनेगा या जिसके ऊपर आप टैक्स आगे कैलकुलेट करोगे वो आपका एक्चुअल रेंट होगा एआर। समझ आ रहा है? क्योंकि एसएससी की गलती नहीं, कॉमन सेंस पे चल रहा है। अगर आपने पूरा साल लेट आउट किया होता और ये रेंट चार्ज किया होता तो चलता? 12 महीने का रेंट 3 लाख, फिर नहीं चलता ना, फिर तो 360 आता। आपने ऑलरेडी पूरे साल लेट आउट किया होता और 4 लाख रुपए कमा लिए होते तो भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपने पैसे सही चार्ज किए, मंथली रेंट गलत नहीं है, लेकिन वैकेंसी की वजह से कलेक्शन इन टोटल इससे कम। तो बोला एनुअलाइज करके देखो ना, पूरे 12 महीने लेट आउट हो पाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो फिर उस सिचुएशन में आपने जो किराया कमाया वो जेन्यून है, वो सही रेट पे, तो उसी को अपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान के आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। अभी नंबर्स में थोड़ा सा और वेरिएशन करता हूँ, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना है तो पता चल जाएगा। बाकी सारा डेटा सेम रखते हैं, मैं सिर्फ एआर का नंबर चेंज कर रहा हूँ। सेम 9 मंथ्स, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये नंबर मैंने चेंज कर दिया। जो एक्चुअल रेंट चार्ज किया वो कितना? 2,40,000। प्रॉब्लम अभी भी वही है, ईआर से कम है। अब मैं एज एन असेसी क्या बोल रहा हूँ, सर वैकेंसी, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। डिपार्टमेंट बोलेगा भाई चेक तो करते हैं, इस रेट से पूरे साल लेट आउट करते तो कितना एनुअल रेंट कमाते? कितना? 3,20,000, करेक्ट। अब डिपार्टमेंट बोलेगा बोले देख लो, इस रेट से पूरे साल लेट आउट कर भी लेते तो कितना किराया कमाते? 3,20,000। हम कितना बोल रहे हैं? मिनिमम 3,60,000। अब आप ही बताओ ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? आपको बेनिफिट दें या ना दें? ऑब्वियसली नहीं देंगे, बिकॉज मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो पूरी होती ही नहीं अगर पूरे साल लेट आउट कर भी देते तो प्रॉब्लम पता है ये रेट में है, जो मंथली रेंट आपने यहाँ पे चार्ज किया ना वो रेट में गड़बड़ है। पॉइंट समझ आया? लेकिन फिर साथ में एसएससी का आर्ग्यूमेंट, सर बट वैकेंसी भी तो है। बोलेगा ना एसएससी, बोले वैकेंसी भी तो है, उसका भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। चलो मैंने रेंट कम रेट पे चार्ज किया होगा, बात ठीक है आपकी, बट इन 3 महीने का किराया तो मुझे मिला ही नहीं ना। डिपार्टमेंट बोलेगा कोई बात नहीं, फेयर इनफ, आपका पॉइंट भी ठीक है, हम इसका आपको बेनिफिट देंगे। अब कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझना है। वो बोल रहे हैं कि पहले हम बेस बनाएंगे एक्सपेक्टेड रेंट को, क्योंकि आपने यहाँ पे जो चार्ज किया है एनुअलाइज करके भी वो पॉइंट पूरा नहीं हो पा रहा, तो बेस किसको बनाया? एक्सपेक्टेड रेंट को। लेकिन उसमें से आप लॉस क्लेम कर लेना जो इस वैकेंसी की वजह से हुआ। देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे बैठता है। ईआर कितना आ रहा है अपना? 3,60,000। मुझे बताओ लॉस कितना होगा? 3 महीने का होगा, कितना किराए का नुकसान हो गया? 60,000। कैसे आ रहा है ये? इसका गैप निकाला है, 60,000 कैसे लाए? 80 आ रहा है, ये वाला डेटा है, इसमें गिनना है, इसमें नहीं, ये नहीं देखना है, इस केस में। बोलो कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। सिंपल लॉजिक, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। आपने 9 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट करके कितना किराया कमाया? 2,40,000। अगर पूरे 12 महीने लेट आउट कर देते तो कितना कमाते? 3,20,000। तो ये जो गैप है वही तो आपका लॉस है, जो 3 महीने वैकेंसी की वजह से आपका रेंट का नुकसान हुआ वो कितना हो गया? 80,000। क्लियर? तो ये 80,000 के लॉस का बेनिफिट ले लो ना, उसमें मत टैक्स पे करना, हम क्या मना कर रहे हैं। बाकी कितना बचा? 2,80,000। दिस इज जीएवी। देखो बात समझ आई, आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई यहाँ पे। अगर आपको सीधा सीधा बोल देते कि चलो ठीक है जितना आपने रेंट चार्ज किया उस पर टैक्स पे कर देना, जाने दो वैकेंसी है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है? 240। जो इन्होंने किया उसमें कितनी आ रही है? 280। ये फेयर है, इसमें कुछ अनफेयर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आपने ये गलत रेट पे लेट आउट किया था तो उन्होंने बेस इसको बना दिया एक्सपेक्टेड रेंट को, बट आपका वैकेंसी भी था साथ साथ में, तो 3 महीने के वैकेंसी का बेनिफिट दे दिया। वैकेंसी का जो लॉस है वो एक्चुअल रेंट के हिसाब से गिना जाएगा ना, कि आपने तो भाई 240 के अमाउंट पे लेट आउट किया, तो इस हिसाब से 3 महीने का कितना रेंट बनता है? 80,000 रुपए। तो आपको बेनिफिट जो लॉस का मिलेगा वो 80,000 का ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आया समझ में? क्लियर? आप वो चार्ट में देख लो, मैं जो ये लिखवाया है ना इसे कनेक्ट करा देता हूँ। जो जीएवी वाला पॉइंट दे रखा है ना, उसमें पहला बोला है इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन ईआर, वो फर्स्ट केस जहाँ 30,000 रुपए किराया बोला था, हमने 35 चार्ज किया, प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ एआर इज लेस देन ईआर इज द रीजन ओनली वैकेंसी। ओनली वैकेंसी मतलब ये केस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैकेंसी की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज तो हम किराया अच्छा ही चार्ज कर रहे थे।
तो रेंट के रेट में प्रॉब्लम नहीं थी. इफ द रीजन इज ओनली वैकेंसी देन जीएवी विल बी एआर. ठीक है, 3 लाख वो देख लो, आपको टैली हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, इज द रीजन ओनली वैकेंसी, आंसर नो, रीजन इज नॉट वैकेंसी. ये वो केस हो गया कि जहाँ पे 12 महीने लेट आउट करके भी मैंने पूरा रेंट चार्ज नहीं किया, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई ईआर तो मिनिमम आपको पे करना ही है. तो वहाँ पे आंसर आ गया आपका ईआर. लास्ट पॉइंट जो है ना वो ये वाला है, इज वन ऑफ द रीजन वैकेंसी. यहाँ पे वैकेंसी इज ऑल्सो प्रॉब्लम, बट जिस रेट पे लेट आउट किया वो रेट में भी प्रॉब्लम है. तो उस सिचुएशन में बोला भाई बेस तो ईआर को ही बनाएंगे, और जितना वैकेंसी का लॉस है उतना आप उसमें से क्लेम कर लो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है. डिफरेंस का अमाउंट जीए. आया बात समझ में, क्लियर हुआ. तो ये सारे नंबर जैसे एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे लिखने साथ में नोट कर सकते हो. मैं सारे पॉइंट लिखवाई देता हूँ, जो यहाँ पे नहीं लिखे वो भी देख लो. पहला जो केस है, ए आर इज ग्रेटर देन ई आर, वो मंथली बेसिस पे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ई आर है 30,000 पर मंथ, ए आर है 35,000 पर मंथ. ये फर्स्ट केस, नंबरिंग दे देता हूँ. तो यहाँ पे जो जीएवी आएगा इट विल बी ए आर, दैट इज 35,000 पर मंथ. आपको एनुअली कन्वर्ट करना हो तो इंटू 12 कर देना. ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड वाला, इज द रीजन ओनली वैकेंसी, वो ये वाला केस. ये सेकेंड केस हो गया, इज द रीजन ओनली वैकेंसी. थर्ड केस, इज रीजन ओनली वैकेंसी, आंसर इज नो. वो मैं लिख देता हूँ यहाँ. ई आर अपना 360 है, ए आर मान लेते हैं 325, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वैकेंसी 0, नो वैकेंसी, मतलब ये पूरे 12 महीने का रेंट है. तो इस सिचुएशन में जो जीएवी बनेगा वो क्या बनेगा, ई आर. ये थर्ड केस हो गया. और फोर्थ वाला केस ये लास्ट जो यहाँ पे भी लिखा है. ठीक है, ये फोर्थ केस. तो वहाँ पे ना चारों बॉक्सेस के साथ साथ एग्जांपल्स लिख लो. नेक्स्ट टाइम रिवीजन में नंबर से बहुत जल्दी याद आता है, वो टेक्निकल कंडीशंस में अपने फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ. बोलो, लिख लिया? ये सब अच्छे से नोट करके रखना, लास्ट में यही काम आएगा. सिलेबस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है, आप सब कुछ माइंड में नहीं रख सकते कि यार ये एग्जाम्पल कब दिया था. नोट किया हुआ होगा तो रिवीजन के टाइम पे टाइम बचेगा. और ये कोई थियरी वाइज लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, आपको प्रैक्टिकली सारे केस पता है तो आराम से सॉल्व हो सकता है. और सम्स ऐसे ही आएंगे,
इसलिए कोई इशू नहीं। और जो क्रैकर मैंने आप लोगों को बोली थी ना, उस दिन मैं सम्स के लिए बता रहा था, तो मेरे पास पुराना एडिशन था, तो इसे मैं उसको एक बार प्रिंट के लिए रुकवा दिया है। 2024 का जो AY चेंज हुआ, तो लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हो गया है, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर मैं जेरोक्स करवा के दूंगा। तो तब तक के लिए आप वेट कर लो, उसमें सम्स भी होंगे, तो ये सारे चैप्टर्स के भी मैं साथ में करवा दूंगा वैसे। ठीक है, आगे देखें, हो गया। अब GAV आ चुका है, इनमें से जो भी पॉइंट एप्लीकेबल हो उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट जो स्टेप बचता है, स्टेप नंबर 3, दैट इज फाइंडिंग द एनुअल वैल्यू, जो हम स्टार्टिंग से देखना चाह रहे थे, एनुअल वैल्यू। तो स्टेप नंबर 3 में बड़ा सिंपल है, आपको एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो ये GAV में से म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस करना है, वेराबिल प्रॉपर्टी टैक्स। अब इसकी पूरी लाइन ऐसी है, म्यूनिसिपल टैक्स बोर्न एंड पेड बाय द ओनर और द असेसी इन प्रीवियस ईयर। ये पूरा सेंटेंस है, अब इसका मतलब समझा देता हूँ। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका जो भी आया, उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, जो म्यूनिसिपल टैक्स एज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आपने पे किया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 31 मार्च खत्म होने से पहले, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो एडवांस में ही पे होता है, वो साल खत्म होने के बाद पे नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर आप पे कर देते हो तो आप यहाँ पे क्लेम कर लो। अगर आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया हुआ है, तो क्लेम नहीं कर सकते। जिस साल में पे करोगे उस साल में क्लेम करना। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है रेंटेड प्रॉपर्टी में कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो कौन पे करेगा, ओनर पे करेगा या टेनेंट। ये नेगोशिएबल भी होता है, बहुत बार ऐसा होता है टेनेंट पे करेगा। तो अगर ओनर ने अपनी पॉकेट से चुकाया नहीं है तो फिर वो क्लेम कैसे कर सकता है? तो क्लेम कौन करेगा? फिर टेनेंट क्लेम करेगा, ओनर को नहीं मिलेगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे तभी क्लेम होगा जब इट इज पेड बाय द ओनर विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, ठीक है, और वो पे हो चुका है, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर टेनेंट ने पे किया है तो यहाँ पे क्लेम नहीं होगा। अच्छा, ऐसा डिसाइड हुआ आधा आधा पे करेंगे, आधा आप पे करो आधा मैं, तो एज अ ओनर मैं हाफ अमाउंट ही क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कितनी बार ये भी होता है कि पे करना रह गया इस साल, अगले साल साथ में भर देंगे, ये वाला जो साल खत्म हुआ उसका ही भर देंगे और अगले साल का जो ड्यू होगा वो भी साथ में पे कर देंगे। तो इस साल कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगले साल डबल डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब दोनों साल का मिला के। तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी। क्लियर? तो स्टेप 3 आपका कवर हो गया और उसके साथ फाइनली हमने निकाल लिया एनुअल वैल्यू। तो पूरा समराइज करें तो 3 स्टेप्स थे, एक्सपेक्टेड रेंट, GAV और एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए 3 स्टेप्स है, वो हमने देखे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विचएवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर, ये डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन। ये आपका एक्चुअल डेटा कि इसमें से आपने क्या किया, कंपेयर करके आई ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ले लो, नेट वैल्यू, दैट इज द एनुअल वैल्यू। तो सेक्शन 23 का पूरा कंप्यूटेशन आपका इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डन? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नोट में एक पॉइंट है वो देख लेना, इसी से रिलेटेड है, अनरियलाइज रेंट। और ये प्रॉब्लम भी तो जेन्युइन है, किराएदार ने किराया दिया नहीं, आपने उसको निकाल दिया, खाली करवा दिया, लेकिन जो लास्ट के पैसे थे वो बिना दिए चला गया, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अनरियलाइज रेंट वाला प्रॉब्लम है तो उसको फिर यहाँ पे कैसे ट्रीट करे वो समझ लो। ये जो AR लिख रहा था ना बार बार, ये अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद है। AR और ये एनुअल रेंट दोनों में अनरियलाइज रेंट अगर कुछ है तो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है वो कंपेयर किया जाता है। सिंपल सम्स में वापस ये पॉइंट मैं यूज करवाऊंगा तो वहां पे आ जाएगा, इसमें मैं नंबर्स चेंज नहीं कर रहा। बट ये जो 3 लाख रुपए है ना, दिस इज नेट रेंट कलेक्टेड। अगर मैंने रेंट ज्यादा मांगा था, उसने नहीं दिया और इतना ही कलेक्ट हुआ, तो ये नेट अमाउंट है। अभी इतना ध्यान रखो, UR माइनस करने के बाद जब हम एनुअलाइज करते हैं तभी भी अगर कुछ अनरियलाइज रेंट रहा हो पूरे साल में तो वो इसमें से भी माइनस होता है। इसके लिए सम्स है तो उसमें पॉइंट कवर करा दूंगा। जो मॉड्यूल के सम्स है ICSI के, वो तो मैंने नोट्स में कवर किए हुए है, बाकी क्रैकर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा सेक्शन 23 अब अनरियलाइज वाले पॉइंट के साथ कंप्लीट। ठीक, अब सेक्शन 23 में जो बाकी की थियोरेटिकल कंडीशंस हैं इसके साथ साथ वो समझ लेते हैं। कैलकुलेशन वाला पोर्शन तो हो चुका है, देख लो नेक्स्ट पेज पे आप देखना 23 सबसेक्शन 2, ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो अपन ने पूरा पढ़ा उसमें ना एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन थी एक छोटी सी जो मैंने बोली नहीं, अब वापस रिलेट करा देता हूँ। सबसेक्शन 1 ऊपर जो टाइटल दिया उसमें क्या लिखा, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। अब ये बात रेलेवेंट भी हो जाएगी, लेट आउट प्रॉपर्टी तभी ये सब गिन रहे हैं ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो अभी अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की पोटेंशियल नहीं होती कि रेंट कमा के दे सकते, तो वो बात सबसेक्शन 2 में नेक्स्ट पेज में मैं फिर से रिलेट करा रहा हूँ। यहाँ पे बोला है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है
जो आप एज ओन रेसिडेंस यूज कर रहे हो, तो उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो और उस पर कोई रेंटल इनकम का टैक्स पे नहीं करना होता है। बोलने का सिंपल मतलब ये है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डायरेक्ट एनुअल वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट, जीएवी, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब का कोई मतलब नहीं है। सीधा एनुअल वैल्यू, लास्ट स्टेप 0। स्टेप 3 का आंसर आ गया डायरेक्टली 0। ये सब कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना होता इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्लियर? पहले ऐसा था कि पर असेसी एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पूरे साल में क्लेम करने को मिलती थी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते थे कि उसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये पर असेसी का मतलब अच्छे से समझना। आपकी फैमिली में ना 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो हर एक मेंबर एक एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है। भले आप बोलो सर प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होता है, या घर में 4 लोग हो, मम्मी पापा है, आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, तो आप चारों लोग रहते तो एक ही घर में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चारों के नाम पे अगर एक एक हाउस प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो आप 4 लोग अपने अपने रिटर्न में एक एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो, भले आप प्रैक्टिकली उस प्रॉपर्टी में रहते नहीं हो, बंद पड़ी। समझ आ रहा है? क्योंकि रिटर्न फाइल करते टाइम तो इंडिविजुअल होता है, फिर वो फैमिली रिलेशन वाला पॉइंट बीच में नहीं आता। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज परचेस करते हैं, तो हर फैमिली मेंबर के नाम पे एक एक प्रॉपर्टी लेते हैं। आपके फादर ने एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी आपकी मदर के नाम पे लेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी आपके नाम पे लेंगे, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आपके सिबलिंग के नाम पे लेंगे। जब ये कोटा पूरा हो जाएगा, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी लेनी हो, तो फिर किसी के नाम पे रिपीट करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे फिर टैक्सेबिलिटी आने का चांस रहता है। तो इस तरीके से लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, ये बड़ा कॉमन है। अच्छा, अब इसमें फिर गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को चेंज कर दिया, अमेंडमेंट किया। अब बोला आपके नाम पे एट अ टाइम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप क्लेम कर सकते हो, एक से बढ़ा के 2 कर दी। तो अब 4 लोग है ना, तो 8 प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो, जिसमें कोई रेंटल इनकम का टैक्स नहीं आएगा। ये सब चीजें ना मार्केट के हिसाब से बहुत बार चेंज होती है। ये 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एक का ही लॉजिक नहीं था कि जब 4 लोग एक घर में ही रहते हैं, तो 4 प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों क्लेम कर रहे हैं? भले आप रहते एक ही घर में हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी 4 क्लेम कर रहे थे। तो यहाँ तो उन्होंने एक को 2 प्रॉपर्टी अलाउ कर दी। अब एक इंसान तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक ही दिखा सकता है, 2 में कैसे रह सकता है? फिर भी इन्होंने क्यों अलाउ किया? रीजन है द रियल एस्टेट मार्केट, जो 2016 के बाद 2020 तक का जो पूरा फेज है, रियल एस्टेट वालों ने बहुत नुकसान भी झेला है, इसलिए अभी सारा वसूल भी रहे प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ा बढ़ा के। डीमोनेटाइजेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, रेरा, जीएसटी और उसके बाद कोविड, ये सारी चीजें एक लाइन में आई। अब देख लो ईयर वाइज 16 से लेकर 20 तक, तब तक पूरा प्रॉपर्टी मार्केट डाउन था, खराब था। 21 के बाद वापस रिवाइवल आया जब मार्केट ओपन हुआ, और एक थोड़ा रिवेंज स्पेंडिंग, रिवेंज बाइंग भी होता है। कोविड के टाइम पे टर्म भी बहुत यूज हो रहा था, लोगों ने, आप सबने एक्सपीरियंस किया, कोविड के टाइम पे अपन घर पे बैठे थे, एक्सपेंसेस का क्या हाल था, जितना हो सके मिनिमाइज कर दिया। अपन ने ना कोई शॉपिंग की है, ना कहीं घूमने फिरने गए, ना खाने पीने गए, कोई भी चीज में अपन ने ना अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं की, उल्टा नेसेसरी वाली को भी कंट्रोल किया। अब बताइए ह्यूमन साइकोलॉजी हो जाती है यहाँ पे कि जब इतना आपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है ना, तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो कि यार कहीं घूमने नहीं गए, नए कपड़े नहीं खरीदे, शॉपिंग नहीं की, ये सब चीजें माइंड में होती, खाने पीने नहीं गए। तो जैसे ही जब मार्केट खुला ना, लोगों ने उल्टा रिएक्शन देना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा उसके बाद हर जगह पब्लिक, इतनी भीड़ है, आप कोई भी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, फुल पब्लिक है, लोग पागलों की तरह खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कोविड के टाइम पे कमाइयां टूट गई, फिर भी अगले साल लोगों ने भर भर के खर्च किया। उसको रिवेंज स्पेंडिंग बोला जाता है। इतने साल तक आप जो घर में बैठे खर्चा नहीं किया ना, अब आप जानबूझ के खर्च कर रहे हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम इतने टाइम घर पे बैठे, अब थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, वो फील गुड फैक्टर आ जाता है। घूमने गए, अच्छा फील हो रहा है, कुछ शॉपिंग कर लिया, अच्छा फील हो रहा है, उस चक्कर में ओवर एक्सपेंसिस हो रहे हैं। तो मार्केट में जो आप स्टॉक मार्केट भी देख रहे थे, एकदम से बढ़ने लग गया, क्योंकि जितना स्पेंडिंग बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी फिर इन्फ्लेट होगी। फिर एक पॉइंट आया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो वापस से मार्केट चेंज होने लग गया, फिर से वो मंदी वाली सिचुएशन आ गई। तो ये जो है ना, वोलेटिलिटी चलती रहती है, ये सब पॉइंट्स। तो गवर्नमेंट ने तब जान पूछ के रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए कि लोग इसमें पैसा लगाए, रूल चेंज कर दिया और बोला कि भाई ठीक है, काम करो, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लेना। अब जब आपको एज एन इन्वेस्टर पता है कि मैं 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता हूँ, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के इंटेंशन से फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए। आया लॉजिक समझ में? क्लियर? तो ये सबसेक्शन 2 है आपका, कंसेशन फॉर 2 हाउसेज वाली बात मैंने बता दी। उसमें कुछ मॉनेटरी लिमिट्स दे रखी है, वो आगे के सेक्शन में बात करूंगा, इसलिए अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। सबसेक्शन 3 देखो नीचे, इसमें बोला है प्रॉपर्टीज लेट आउट पार्शियली। 2 पॉइंट्स है, ए और बी। पहला बोला है प्रॉपर्टी लेट आउट पार्शियली, इसका मतलब ये है कि आपके घर में, घर का एक हिस्सा आपने लेट आउट कर दिया और एक हिस्सा आप खुद यूज कर रहे हो रहने के लिए, जैसे पेइंग गेस्ट वाली सिचुएशन होती है वैसा है। या आपका ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 वाला घर है, रो हाउस है, ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर टेनेंट को दे दिया। अब ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपने लेट आउट किया पूरे साल के लिए, तो उसको बोलेंगे पार्शियल लेट आउट। अब इसमें जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो भी पार्शियली आएगी। तो एक प्रॉपर्टी को 2 यूनिट्स में गिन लेंगे,
कारपेट एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट सब आधा आधा कर लेंगे और आपको टैक्स प्रोपोर्शनेटली देना पड़ेगा, लेकिन टैक्सेबल होगा, तो वो कैलकुलेशन भी सम्स में कवर हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन जो बी पॉइंट बोला है ना, उसमें बोला हाउस इज लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पार्ट। इन शॉर्ट ऐसा है कि आपने घर साल में कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ्स के लिए लेट आउट किया, तो रूल ये है कि अगर पूरे साल में एक भी दिन आपने प्रीमाइसिस लेट आउट कर दी तो वो डीम्ड टू बी लेट आउट फॉर द एंटायर ईयर मानी जाती है और उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट चला जाता है। क्लियर चीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज ऐसा कुछ है, आपकी सोसाइटी में ना कोई फ्लैट खाली पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अब इसमें ऐसा है कि आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है घर में, ऐसा कुछ है, और बाहर से गेस्ट आने वाले, तो अपने को उनको अब स्टे करवाने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा। अब ये भी ट्रेंड थोड़ा टाइम के साथ चेंज हो गया है। पहले क्या होता है, शादी होती थी घर में, तो जो अपना घर है ना उसी में सारे गेस्ट मोस्टली सेट हो जाते थे, भले आपका 2 BHK और 20 लोग क्यों ना हो, एडजस्ट कर लेंगे। आधे लोग ड्राइंग रूम में सो गए, बेडरूम यूज कर लिया, गद्दे वद्दे लगा दिए नीचे, कोई इतना माइंड नहीं करता था। अब कैसा हो गया ना, वो थोड़ा प्रिवेसी वाला पार्ट आ गया। अब ऐसे कोई आपको बुलाएगा शादी के फंक्शन में, बोलेगा हमारे घर में रुक जाना, ड्राइंग रूम में सो जाना, बोले अरे तो इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसे में कौन जाएगा। कम से कम प्रॉपर होटल का रूम हो, कुछ हो, रेडी होना है, चेंज करना है, मेकअप करना है, पर्सनल रूम तो मिलना चाहिए। तो ऐसे आप अकोमोडेशन नहीं दोगे, लोग आएंगे नहीं, वो ट्रेंड वैसा हो गया। तो आपने क्या सोचा कि यार सबको रूम्स अलॉट करने पड़ेंगे और ये सब चीजें रहेंगे, फैमिली वाइज आपने रूम्स दे दिए। अब बिल्डिंग में फ्लैट खाली पड़ा है, आपने पूछ लिया जिसका है उसको कि यार ऐसे गेस्ट आने वाले हैं, 1 हफ्ते का फंक्शन है, रुकेंगे, 1 हफ्ते के लिए फ्लैट चाहिए, आपका फ्लैट खाली है तो दे दो। उसने बोला हाँ यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओके, जो भी आप क्लीन विन करा देना, अपने आप अरेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूछ लिया भाई कुछ रेंट पे करना है, कुछ है तो बता दो। उसने बोला हाँ भाई चार्ज पे करना पड़ेगा, आप चार्जेस पे कर दो, यूज करो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं। अभी सिचुएशन में उसने आपसे जो पैसे हैं रेंट के, वो गूगल पे मंगवा लिए। अकाउंटेंट ने पूछा भाई ये क्या, कौन सी इनकम है, बोले रेंटल इनकम, 1 हफ्ते के लिए फ्लैट किराए पे दिया था। अब अगर ये आपने ऑफिशियली शो कर दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी हो गई लेट आउट। अब वो ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट चला गया। तो अगर उसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसमें वो रहता है और ये वाली भी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहा था, अब ये रेंट की वजह से नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ। तो पॉइंट ये है कि अगर ऐसा छोटा मोटा ट्रांजेक्शन हो तो गूगल पे पैसे मत मंगवाओ, कैश में चार्ज कर लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट चला गया ना तो महंगा पड़ जाएगा। तो 7 दिन के लिए लेट आउट करना भी पूरे साल के लिए डीम्ड लेट आउट माना जाता है, ये कंडीशन यहाँ पे। क्लियर। तो बी पॉइंट में उन्होंने इस तरीके से बोला, लेटिंग आउट फॉर पार्ट ऑफ अ ईयर। एक और पॉइंट है सी पॉइंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रिमेनिंग वेकेंट। चलेगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। 2 घर है मेरे नाम पे, एक में मैं रहता हूँ विद फैमिली, दूसरा बंद पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता, मुझे किराए पे नहीं देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपार्टमेंट को उस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, बंद भी पड़ी है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली, और सेक्शन में आपको ये चीज अलाउ की वैसे। दूसरी एक कंडीशन और हो सकती है, जैसे आप सूरत में रहते हो यहाँ पे, अभी आपने अपना CS कंप्लीट किया, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, आपको मुंबई में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप मुंबई जा रहे हो फॉर जॉब पर्पस। अब सूरत टू मुंबई डेली आपने अप डाउन तो कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आपको रहना तो वहीं पड़ेगा। तो आपने मुंबई में एक जगह किराए पे ले ली और वहाँ पे रह रहे हो, और ये सूरत वाला आपका घर है ना, आपने खाली रखा है। खाली रखने का रीजन कि भाई वीकेंड्स पे छुट्टी होती है तो आप घर आ जाते हो। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेट आउट कर दोगे तो फिर तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो वीकेंड्स में आपको अपने सिटी वापस आना है, तो फिर 2 दिन कहाँ रहोगे। तो इसलिए उस रीजन से आपने प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं की, चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करो, रहते कहीं और हो, वहाँ का रेंट एक्सपेंस क्लेम कर लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी खाली भी पड़ी है तो कोई बोलने वाला नहीं। समझ आए। तो प्रैक्टिकली इस चीज को यहाँ पे इन्होंने ऐसे रिलेट किया हुआ। 4th पॉइंट है डीम्ड लेट आउट। डीम्ड का मतलब क्या, लेट आउट नहीं भी किया है तो मान लिया जाएगा। तो आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम की, तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी, उसको भी रेंट पे नहीं दिया, अब चलेगा क्या। डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी है, या तो किसी और के नाम पे खरीदो, फिर फैमिली में अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो। बट अगर आप अपने ही नाम पे 3 प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आप कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो। जो महंगी वाली है सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लेना, हम का मना कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी को तो हम लेट आउट मानेंगे। बोले पर मैंने एक्चुअल में लेट आउट किया नहीं, आके देख लो। बोले वो मैटर नहीं है, चार्ज किस पे लगता है, एनुअल वैल्यू पे। तो भाई प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं भी की है तो फिर डीमिंग प्रोविजन आएगा, उसकी एक्सपेक्टेड रेंट वाली जो कैलकुलेशन होगी ना, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इससे बेटर है किराए पे दे दो, किराया आएगा तो उसमें से टैक्स भरोगे, जेब से तो नहीं भरना पड़ेगा। ऐसे रूल्स बनाने से पता है क्या होता है, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। जो लोग प्रॉपर्टियों में पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी बंद रखेंगे तो उनको क्या लगेगा, यार फालतू का टैक्स आएगा, इससे बेटर है चल किराए पे दे देते हैं। अब जब वो किराए पे देंगे तो जो टेनेंट्स हैं उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो रेंट भी तो कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, किराए पे देने वाले लोग कम है, प्रॉपर्टियां बंद पड़ी है, तो जो किराए पे दे रहा है वो रेंट बढ़ा देगा। तो वो प्रॉब्लम ना हो ना, इसके लिए ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं।
तो ये 23 सबसेक्शन 4 भी आपका क्लियर कंप्लीट है। नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उसमें अनरियलाइज रेंट वाली बात की है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, और उसके साथ ये क्लैरिफाई किया है कि अगर आप बोलते हो कि यार मेरा रेंट रियलाइज नहीं हो रहा, किराएदार ने रेंट दिया नहीं, पर फिर आप बोलते हो वो रहता तो घर में ही है, घर खाली करके गया नहीं है बट किराया नहीं दे रहा है, तो डिपार्टमेंट बोलेगा यार ये फिर बात सही नहीं है। अगर वो किराया नहीं दे रहा है तो आपने उसको प्रॉपर्टी अभी भी यूज करने को क्यों दे रखी है, खाली करवाओ। तो अगर वो किराएदार है, प्रॉपर्टी का आपको रेंट नहीं दे रहा है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उसको वहां से हटा दिया। वो रहता भी है और किराया भी नहीं देता है, फिर डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं ये तो गलत है, हो सकता है आप कैश में चार्ज कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, तो उसमें अनरियलाइज रेंट का कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगे, टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ये रूल्स यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिए, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट में उसमें बोल रहे हैं कि अगर आपको म्यूनसिपल टैक्स का कोई रिफंड मिल जाता है, यहाँ पे नहीं अपन ने कैलकुलेट किया, म्यूनसिपल टैक्स पे किया तो उसका खर्चा क्लेम किया, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि म्यूनसिपल टैक्स एसएमसी वालों ने आपको रिफंड कर दिया। रिफंड इन द सेंस कि या तो रेट रिवाइज हो गए होंगे, रेंट टैक्स कम हो गया होगा, सरप्लस पैसा आपको वापस कर दिया। तो जो आपने एक बार डिडक्शन क्लेम कर लिया ना फाइनल, उसके बाद कुछ रिफंड आया तो रिफंड टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपके फेवर में जा रहा है, वापस आ गया पैसा लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उल्टा जो आपने क्लेम कर लिया उसमें आपका फायदा हो गया। तो ये हो सकता है, तो ये भी क्लैरिफाई किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो केस लॉ के बेसिस पे बनते हैं वैसा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर? और लास्ट पॉइंट है इसका, दैट इज 23 सबसेक्शन 5, ये ले लेते हैं फिर सेक्शन एंड हो जाएगा। ये ऐड किया इन्होंने AY 18-19 से, अगेन प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट क्या है ना, अलग अलग इंस्टेंसेस में अलग अलग इंडस्ट्रीज को टारगेट करती है। यहाँ पे ना रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स है ना, उनके ऊपर कुछ रूल्स लाने के लिए ये सब किया गया। अगेन आप देख सकते हो AY 18-19, मैंने बोला ना 16 से लेकर 20 तक इनका बोलते हैं ना वो साढ़े सती और राहु काल चल रहा था सारे बिल्डर्स का, 5-7 साल भारी चले उनके। तो उसमें ये भी एक डिसीजन तब लिया गया। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ब्लैक मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट, जहाँ कैश में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो बिल्डर्स क्या करते थे, अब ये चीज़ कम है लेकिन एग्जिस्ट तो करती है। अब मेरे पास बहुत सारा कैश मनी पड़ा है या आपके पास कैश मनी पड़ा है, मैं बिल्डर हूँ, तो मैंने बोला एक काम करो, आप कैश मुझे दे दो, आप ही के पैसों से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, फ्लैट्स बना रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, आपको मैं एक फ्लैट अलॉट कर देता हूँ, डायरी बना लेंगे, हिसाब आपके और मेरे बीच में रहेगा, ऑन पेपर आपका कहीं नाम नहीं आएगा। तो आप सबके पैसों से मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, लेकिन आप में से आधे लोगों ने रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि जो पैसा आपने मुझे दिया है ना वो ब्लैक मनी है, आपके भी बुक्स में नहीं दिख रहा है, वो कैश पड़ा है। अब कैश से कंस्ट्रक्शन करवा लिया, तो रियल ओनर देखा जाए तो आप हो ना, भले प्रॉपर्टी के पेपर अभी आपके नाम पे नहीं बनवा रहे हो, लेकिन मालिक तो आप हो, क्योंकि पैसे आपने दिए और डायरी मुझसे बनवा ली। अब वो डायरी ही हिसाब है और प्रूफ है कि आप मालिक हो और पैसा मैंने आपसे लिया हुआ है, उसके अलावा कोई रजिस्ट्री ऑन पेपर प्रूफ नहीं। मार्केट ऐसे ही चलता है। अब होता क्या है, जो लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं ना, ये लोग थोड़े लालची भी होते हैं, क्योंकि पैसा पड़े पड़े मल्टीप्लाई हो रहा है। आज प्रॉपर्टी बुक कराई, साल 2 साल में बन के रेडी हो जाएगी, भाव बढ़ जाएगा, महंगे में बेचेंगे। तो बहुत बार ऐसे इन्वेस्टर्स वो प्रॉपर्टी को ना लेट आउट करते हैं, ना अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाते हैं, ना किसी को यूज करने देते, बंद करके रखते हैं। और तब तक बंद करके रखते हैं जब तक पर स्क्वायर फुट उनको अपना डिसाइडेड रेट ना मिल जाए, कि भाव बढ़ता जाएगा। अब ऐसा अगर सब लोग सोचेंगे तो स्केर्सिटी क्रिएट होगी, जितनी स्केर्सिटी क्रिएट होगी उतना प्राइस राइज होगा। बट ये रियल प्राइस राइज थोड़ी है, ये तो आप इन्फ्लेट कर रहे हो जानबूझ के, होर्डिंग करके। तो गवर्नमेंट को मालूम है ये सब काम चलता है। अब ये सबसेक्शन 5 ला के इन्होंने इस प्रैक्टिस को तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई अगर बिल्डर ये क्लेम करता है कि बिल्डिंग बनने के बाद भी उसके मेजॉरिटी फ्लैट्स अनसोल्ड है, तो एक पॉइंट के बाद उस प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम का टैक्स बिल्डर अपनी पॉकेट से पे करे। भाई तू तो यही बोल रहा है ना, बिका नहीं है फ्लैट, आप बोल रहे हो 40 में से 25 फ्लैट तो बिके ही नहीं है मेरे। अब मेरे लिए तो स्टॉक है ना, बिल्डर के लिए एक्चुअली में जो उसकी प्रॉपर्टी जो उसने बेचने के लिए बनाई है वो उसकी खुद की प्रीमाइसिस नहीं है, वो तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड पे रेंटल इनकम का प्रोविजन लगता नहीं, बट इस सब सेक्शन में लगा दिया। अब बोला बिल्डर अगर ये बोल रहा है कि मेरे फ्लैट 5 साल से बंद पड़े, तो भाई देखो 5 साल से तुझे कोई बायर नहीं मिला, तो तू खुद किराए पे चढ़ा दे, नहीं बिक रहा है तो और क्या कर सकता है। और नहीं चढ़ाना कोई बात नहीं, अपनी जेब से रेंटल इनकम का टैक्स पे कर दे। अब जब ये कंडीशन बिल्डर पे लगाई जाएगी, बिल्डर का रिएक्शन क्या होगा, मेरा रिएक्शन क्या होगा, मैं आप सबको बोलूंगा भाई देखो जिसने डायरी बनवाई है, या तो रजिस्ट्री करा लो अपने नाम पे, या फिर ये फ्लैट आगे बेचने के लिए खरीदा है ना तो बेचो, सौदा करो, बात खत्म करो, ताकि जो बायर आएगा व्हाइट में पेमेंट देगा उसके नाम पे रजिस्ट्री हो जाए। या तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको अगर बेचना भी नहीं है, फ्लैट किराए पे भी नहीं देना है, तो भाई जो टैक्स आएगा ना मेरे को कैश में दे देना, मैं अपने नाम से भर दूंगा, मैं मेरी जेब से पैसे नहीं भरने वाला। समझ आए? तो इसका रिएक्शन वही होगा। आप एज अ बायर क्या सोचोगे, बिल्डर प्रेशर करेगा तो यार या तो किराए पे चढ़ा देते हैं, इनकम तो अभी शो नहीं करनी अपनी बुक्स में, किराए पे तो चढ़ा देते हैं, जो आएगा उसमें से टैक्स भरना है ना, जेब से नहीं जाएगा। या फिर अगर आप सेल करने का सोच ही रहे थे तो थोड़ा कम लालच करके भी आप बेचोगे।
अब इससे क्या होगा, आप उस बायर का सोचो, उस टेनेंट का सोचो जिसको प्रॉपर्टी चाहिए और आप लोगों की वजह से मिल नहीं रही है, तो सप्लाई भी तो बढ़ेगा ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ऐसे प्रोविजन बनाए जाते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाए। क्लियर? तो सब सेक्शन 5 में ये कंडीशन है। अब टाइम लिमिट क्या है वो आपको देखनी है। टाइम लिमिट यहाँ पे बोलिए 2 साल। बिल्डर के पास कितना टाइम है? 2 साल का। 2 साल कब से? जिस साल में उसकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, उस साल के एंड से अगले 2 साल। इनफ टाइम दिया हुआ है, इतने में तो प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। अब आप आज की डेट ले लो, 4 हो गया, ठीक है, 11 मार्च 2024। आज की डेट ले लो, आज आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आ गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि प्रीमाइसिस कंप्लीट है। तो ये ईयर जब एंड होगा, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2024, यहाँ से 2 साल, ये बनेगा 31 मार्च 2026। इस पूरे ड्यूरेशन का कोई रेंटल इनकम का टैक्स बिल्डर को पे नहीं करना है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से वो प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट मान ली जाएगी अगर उसने बेची नहीं या किराए पे नहीं चढ़ाया। तो 1 अप्रैल 2026 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 31 मार्च 2027, इसमें 23(5) के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आएगी। नाउ दिस इज फाइनेंशियल ईयर, तो इसका एवाई कौन सा होगा? समझ आ रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूँ मैं। इस दिन से आपकी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ जानी चाहिए, बिक जानी चाहिए, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से आपकी वो रेंटल इनकम टैक्सेबल होनी शुरू हो गई एज अ बिल्डर। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर हुआ ना, तो इसका एवाई तो इसके बाद आएगा ना 27-28। तो इन शॉर्ट इस केस में बिल्डर पे एवाई 27-28 से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स डीमिंगली लगना शुरू हो जाएगा। उसके पहले उसको जो भी करना है बेच के सेटल कर दे या किराए पे चढ़ा दे। तो मोर देन इनफ टाइम है, 2 सवा 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, बायर ढूंढा जा सकता है। सही रेट पे बेचो ना, अगर रेट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा डिस्काउंट में बेचो, लेकिन बेच के खत्म करो, ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो 23 सबसेक्शन जो है 5 और पूरा सेक्शन 23 आपका इसके साथ कंप्लीट है, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू से रिलेटेड सब कुछ हमने देख लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड एवरीथिंग। अब कल जो आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें सेक्शन नंबर 24 है, जो इसी के आगे कंटिन्यू करेगा। एनुअल वैल्यू में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, वो हम कल के टॉपिक में देखेंगे। तो आज यहाँ पे इसको पैकअप करते हैं।